Hi friends, today I Seema Sharma welcome you all on my YouTube channel Alexi Classes पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी वीडियोस में जो है अभी तक एसएससी एमटीएस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे और आज इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हमारे इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो वो 25 के 25 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होने चाहिए। उसके लिए हमें इसके हर एक पैटर्न को समझना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलोंग विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन जो या तो आपको कॉमन एरर्स की फॉर्म में आते हैं या फिर फिलअप की फॉर्म में आते हैं। और आपको करना क्या है, एक राइट ऑप्शन को उसमें से चूज करना है। बट जब तक हमें उनका मीनिंग नहीं पता है, हमें उनका लॉजिक नहीं पता है कि हमें ग्रामर के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, हम उनको नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ और उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस जब भी आपके पास आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हम ओरिजिनल एग्जाम में जो इंग्लिश के हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप 25 में से 25 ही स्कोर करो, उसमें से एक भी मार्क्स जो है वो हमारा कम ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। साथ साथ आपको जो बेल आइकन दिखाई देता है प्लीज आप उसको प्रेस कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी नई वीडियो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आए तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। As a goodwill dash, I took some colleagues out for a meal. Okay, 4 options are there और 4 options आपके पास क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास gesture, सेकेंड है आपके पास रिमाइंडर, थर्ड इज टोकन एंड द फोर्थ वन इज इंडिकेशन। अब हमें इन चारों में से जो है वो राइट ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एज अ गुड विल डैश आई टुक सम कलीग्स आउट फॉर अ मील। सो एज अ गुड रिमाइंडर तो यहाँ पर नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमारा इनकरेक्ट ऑलरेडी मार्क हो गया। रिमाइंड मतलब आपको कुछ याद करवाना, रिमाइंड इज द एक्शन। और रिमाइंडर मतलब आप कोई ऐसा जो आपको याद करवाए, जैसे अलार्म इज काइंड ऑफ रिमाइंडर। ओके, फोन में आप अपने रिमाइंडर लगाते हो कि एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे कुछ करना है, सो दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। टोकन इज व्हाट? टोकन इज अ टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इमोशंस लाइक योर लव और योर फीलिंग्स। ओके, सो यहाँ पर टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। सो ये दोनों हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू पॉसिबल आंसर्स। उनमें पहला है जेस्चर एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिकेशन। सो इंडिकेशन इज काइंड ऑफ संकेत, जब आप किसी को कुछ संकेत देना चाहते हो, ओके, कोई सिग्नल देना चाहते हो, सो दैट इज इंडिकेशन। और जेस्चर मीन्स एज अ गुडविल जेस्चर आई टुक सम कलीग आउट फॉर अ मील। सो जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जेस्चर का मतलब है आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे जो आपका मनोभाव है वो क्लियर हुआ है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ गुडविल जेस्चर आई टुक सम कलीग्स आउट फॉर अ मील। यानी अपना में गुडविल दिखाने के लिए, यानी अपनी एक पॉजिटिव साइड, अच्छी साइड दिखाने के लिए जो था वो मैं अपने कलीग्स को बाहर खाने पर ले गया। तो आपने क्या किया, एक ऐसा जेस्चर उनको दिया, यानी एक ऐसा काम उनके लिए किया जो आपकी गुडविल के लिए जिसने आपकी गुडविल को रिप्रेजेंट किया। सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज जेस्चर। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, yes, I don't remember exactly when did I go to Shimla last year। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, इस चीज को दोस्तों बहुत ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि ग्रामर के जो क्वेश्चन है उनको हमें ध्यान से समझना जरूरी है, बिकॉज इसके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आते हैं। I don't remember exactly when, so when is what? दो when is क्वेश्चन वर्ड। जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम इस क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, लाइक when did you go
और when did he go और when did they go, बट हियर हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जो when का यूज है वो सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है. ओके तो इसका मीनिंग क्या है? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली when did I go to शिमला. मैं आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि मैं पिछले साल शिमला कब गया था. सो हियर आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा. क्यों नहीं फॉलो होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रह जाएगा. When did I go to शिमला लास्ट ईयर, यहाँ एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था अगर ये क्वेश्चन होता. मोर ओवर यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैं शिमला कब गया था. तो हियर आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, बल्कि मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? When I went. जैसा कि आपको पता है जब भी हमारा क्वेश्चन डिड से होता है सो आंसर में हम हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. क्वेश्चन में अगर डिड है, आंसर में हमेशा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा. तो आपका वर्ब यहाँ पे क्या है? गो है. तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट. सो व्हाट शुड बी हियर? When I went to शिमला लास्ट ईयर, कि मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैं लास्ट ईयर शिमला कब गया था. सो राइट ऑप्शन ऑफ योर्स इज ऑप्शन नंबर 2, when I went. ओके अब यहाँ पे देखिए when I go नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज लास्ट ईयर की बात हो रही है. लास्ट ईयर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका पास्ट. तो ये फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ यूज नहीं होगी, ये वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया. when I was going, कंटिन्यूटी की बात की जा रही है. सो कंटिन्यूटी का यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है, इसलिए आपका ये भी एलिमिनेट हो गया. सो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज when I went. आई होप सभी को इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी. आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. और थर्ड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने. Kevin lives by the sea and he has got a boat, so he often dash sailing. Now see, short form, contracted form is written here. यहाँ पर इसका short form लिखा गया है he has. So हम इसको पढ़ते क्या है? Not he is, it is he has. Kevin lives by the sea, यानी वो समुद्र के पास रहता था. And he has got a boat, और उसको एक बोट मिल गई थी. So he often उसको एक बोट मिल गई है. ओके बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट इज हियर. सो ही ऑफन. सो देखिए ऑफन से हमें समझ में आ रहा है बिकॉज जब भी आप फिलअप करते हो तो आपको उससे पहले वाला वर्ड जरूर देखना है. वो क्या है? ही ऑफन डैश सेलिंग. सो व्हाट शुड बी हियर? ऑफन के साथ हम हमेशा यूज करेंगे प्रेजेंट का फॉर्म. ओके सो प्रेजेंट में हम सिंगुलर के साथ हमेशा यूज करते हैं SES. सो द राइट आंसर इज गोज. अब देखिए बाकी के हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें से कोई आंसर क्यों नहीं है. क्योंकि ही इज गोइंग, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी, एक पर्टिकुलर टाइम की तो बात नहीं हो रही है जिसमें हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया. सेकेंडली आपने देखा यहाँ पे कि यस प्रेजेंट का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज ही. ओके अब ही क्या है? सिंगुलर है. सो प्रेजेंट में विद सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म के साथ वी ऑलवेज यूज एस और ईएस. सो गो भी आपका एलिमिनेट हो गया, गो तो यहाँ पर नहीं हो सकता. अब हैज गॉन मींस प्रेजेंट परफेक्ट, दैट मींस वर्क इज कंप्लीटेड. सो यहाँ पे वर्क कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात क्या हो रही है? ही ऑफन गोज. ऑफन मतलब अक्सर वो जाता है, ना कि अक्सर गया है. ये तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा. सो द राइट ऑप्शन इज गोज. ही ऑफन गोज सेलिंग. राइट आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने. The two thieves divided the loot among themselves. First of all तो जिन words के meaning हमें नहीं पता है, हमें सबसे पहले उनके meaning पता होने जरूरी है so that हम उसको easily कर पाए. Loot means वो सभी चीजें जो उन्होंने चुराई थी. Okay, so the two thieves divided the loot among themselves. So what is the right option? It is very easy. So answer is option number 1. क्यों है ऑप्शन नंबर 1? बिकॉज वी नो जब भी हम दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में व्हेन वी मेक चॉइस या किसी चीज को डिवाइड करने की बात करते हैं वी ऑलवेज यूज बिटवीन. हम अमंग का यूज कब करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 और मोर पीपल, कि इसको लो और उन सब में बांट दो. सो टेक इट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल ऑफ देम. ओके यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सिर्फ टू थीव्स की. सो टू के बीच में वहां पे जो होगा वो बिटवीन यूज होगा, नॉट अमंग. सो द राइट ऑप्शन इज बिटवीन देमसेल्व्स. ओके अमंग देम नहीं होगा.
नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन विद देम भी नहीं होगा, बिकॉज किसी चीज को डिवाइड करने की बात हो रही है, हम यहाँ पर अकम्पनी या साथ की बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। Although I had never seen her before, I dash her from her photograph. Now I am recognizing. सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी हम एलिमिनेट करते हैं। देखिए इसको आप बहुत केयरफुली समझिएगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा टेंसेस को हमें केयरफुली अंडरस्टैंड करना होता है कि कहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो ऑल्दो आई हैड नेवर सीन, सो हैड and seen, so it is what, that is, this is had action third form. Had action third form means past perfect. okay, अब पास्ट परफेक्ट के साथ हम इज एम और आईएनजी का यूज तो नहीं करेंगे, बिकॉज इट शोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो यहाँ पर बात नहीं होती हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। I had never seen, similarly recognize, अब फर्स्ट फॉर्म है। वी नो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है दैट वी यूज ओनली इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में ही हम फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज करते हैं। सो यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी यूज नहीं करेंगे। दो ऑप्शन आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू पॉसिबल आंसर्स। Option number third and fourth, recognize and have recognized. Now you need to understand आपका जो past perfect है that comes only in the combination of simple past. तो simple past means second form of verb यानी recognize. So although I had never seen her before, हालांकि मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था, I recognized her from her photograph, लेकिन फिर भी मैंने उसको उसकी फोटोग्राफ से पहचान लिया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होगा, पास्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ वी कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म वी कैन नॉट यूज, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस वी कैन नॉट यूज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, रिकॉग्नाइज। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। द टू फ्रेंड्स वर टू dash to admit that they were wrong. Okay, now this two and this two, so what is the difference? टू यहाँ पर काउंटिंग है, दो दोस्तों की बात हो रही है, और वर टू यहाँ पर बताया जा रहा है उनका एक्सट्रीम, कि वो कितने ज्यादा क्या थे। डैश टू एडमिट दैट दे वर रॉन्ग, एडमिट करने के लिए यानी ये स्वीकार करने के लिए वो क्या थे कि वो गलत थे। सेटिस्फाइड, सो सेटिस्फाइड से नहीं हो सकता, दे वर टू सेटिस्फाइड टू एडमिट, नो। stubborn, let's check stubborn, yes stubborn can be the answer, so the right answer is option number 2, stubborn. Stubborn means ziddi. So the two friends were too stubborn to admit that they were wrong. यानी दोनों दोस्त इतने जिद्दी थे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनमें से कि वो गलत थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। अब आगे हम इनके भी मीनिंग समझ लेते हैं। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब जो अपनी इच्छा से आगे आता है। ओके, तो यहाँ पे वॉलेंट्री की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो फ्रेंड्स इतने ज्यादा अड़ियल थे या जिद्दी थे जो एडमिट ही करने को तैयार नहीं थे कि वो गलत थे। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब रीजन हो जिसका कोई। ओके, सो दैट इज राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 2, स्टबर्न। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। अ बेबी सिटर इज समबडी who looks dash other people's children. So here the right option of yours is, I hope ये सभी को आता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना। सो बेबी सिटर कौन होता है, जो किसी दूसरे के बच्चे की देखभाल करता है, ही इज कॉल्ड बेबी सिटर। अब हम बाकी का भी मीनिंग समझ लेते हैं। अगर हम लुक के साथ फॉर लगा देते हैं, ओके, लुक्स फॉर, लुक फॉर, सो लुक फॉर मीन्स किसी का इगरली वेट करना, किसी चीज की प्रतीक्षा करना। ओके, लुक ऑन का अगर हम मीनिंग लगाते हैं तो किसी चीज को, किसी कार्य को देखना विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट। ओके, अगर हम लुक ओवर के मीनिंग को देखते हैं, सो लुक ओवर मीन्स टू ऑब्जर्व समथिंग।
ओके किसी चीज को ऑब्जर्व करना फॉर मेकिंग एनी डिसीजन। हम किसी प्लेस को, किसी काम को, किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाए करेक्ट कि वो अच्छा है या नहीं है। देयर वी यूज लुक ओवर। एंड लुक आफ्टर मींस किसी की देखभाल करना। सो एक बेबी सिटर किसको बोला जाता है? जो किसी दूसरे के बच्चे की देखभाल करता है, ही इज कॉल्ड बेबी सिटर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आई होप सभी ने करेक्ट कर लिया होगा। आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द चाइल्ड स्माइल ऑन हर मदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड स्माइल, तो अगर ये प्रेजेंट में भी सेंटेंस है तो चाइल्ड स्माइल कभी नहीं होगा, स्माइल्स होगा। स्माइल्स के साथ भी नेवर यूज ऑन, इट इज ऑलवेज एट। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2, द चाइल्ड स्माइल्ड एट हर मदर, यानी बच्चा अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराया। सो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनके साथ वी ऑलवेज यूज एट। फॉर एग्जाम्पल स्टेयर एट, गेज एट, लाफ एट, स्माइल एट, snap at, frown at, jeer at. Okay, so these are the actions जिनके साथ हम हमेशा at का ही यूज करते हैं। उनके साथ हम उन, on, over और for इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं, इन prepositions का यूज नहीं करते हैं। आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। The car park was full, so we dashed to look for another place to park. इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो यहाँ पर सेंटेंस जो है आपका दैट इज ऑफ पास्ट। द कार पार्क वॉज फुल। सो वॉज से हमें पता लग रहा है कि जो कार पार्किंग वाला एरिया था वो पूरा फुल था। सो वी डैश टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें कोई दूसरी जगह देखनी पड़ी पार्क करने के लिए। सो हैविंग नहीं हो सकता, बिकॉज हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल आईएनजी कभी भी अकेले नहीं होता, इधर इज एम आर और वॉज वर। ओके, अब यहाँ पे हम हैज की भी बात नहीं कर सकते, हैज एंड हैव की, बिकॉज दे बोथ आर यूज्ड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट तो हम हैज और हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं वो यहाँ पर यूज नहीं होंगे। सो राइट ऑप्शन इज हैड, यानी ऑप्शन नंबर 2। सो द कार पार्क वाज फुल, यानी कार पार्किंग का जो एरिया था दैट वाज फुल, वो पूरा भरा हुआ था, इसलिए हमें जो है वो किसी दूसरे प्लेस पर कार पार्क करनी पड़ी। पड़ी यानी पास्ट, सो हियर वी विल यूज हैड टू। हैड टू, कोई काम जो आप अनविलिंगली करते हो वी यूज हैज टू, हैव टू विद दैट, बट हियर वी वर टॉकिंग अबाउट पास्ट, इसलिए हमने हैज हैव के सेकेंड फॉर्म को यूज किया। एंड हैज हैव का सेकेंड फॉर्म आपका होता है हैड। सो द कार पार्क वाज फुल, सो वी हैड टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क, इसलिए हमें पार्क करने के लिए दूसरी जगह देखनी पड़ी। लुक फॉर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, और 10th क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। The children dash over the property of their father. It is very very simple. I hope सभी ने ये कर लिया होगा. So the right answer is option number 1, quarreled. The children quarreled over the property of their father. यानी बच्चे अपने पिता की प्रॉपर्टी के लिए लड़े, उस पर लड़े. So approved, approve होता है किसी को सहमति देना. So it is not suitable here. कॉन्फिस्केटेड, ओके, हो सकता है आप क्वेरल्ड और कॉन्फिस्केटेड में कंफ्यूज हो जाए, बिकॉज दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है। एंजॉयड होता है एंजॉय करना, सो एंजॉय तो नहीं होगा कि बच्चे पिता की डैश ओवर द प्रॉपर्टी, एंजॉयड ओवर वी नेवर यूज, सो एंजॉयड नहीं होगा। और आपका अप्रूव भी आंसर नहीं होगा। सो ये दोनों आंसर वैसे ही एलिमिनेट हो गए। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 पॉसिबल आंसर्स, क्वेरल्ड एंड कॉन्फिस्केटेड। सो क्वेरल्ड जो है आपका राइट आंसर है, बट कॉन्फिस्केटेड क्यों नहीं है, लेट मी टेल यू। कॉन्फिस्केटेड का मीनिंग होता है जब अथॉरिटी से आप किसी की कोई चीज छीन लेते हो, ओके, सो दैट इज कॉन्फिस्केटेड। लेकिन कॉन्फिस्केटेड के साथ भी नेवर यूज ओवर, यहाँ पे सीधे क्या होता फिर, द चिल्ड्रन कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, यानी अथॉरिटी से लीगली उन्होंने पिता की प्रॉपर्टी को छीन लिया। बट ओवर इज रिटर्न हियर, ओवर मतलब किस रीजन के लिए, किस कारण से उनके बीच में लड़ाई हुई, सो दैट इज क्वेरल्ड। सो क्वेरल्ड ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्वेरल्ड। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। She gave important evidence
and I found her to be sensible and dash witness. She gave important evidence. यानी किसी की बात हो रही है कि उसने कुछ important evidence, evidence यानी सबूत दिए, and I found her to be sensible, और इसीलिए मैंने उसको sensible and dash witness क्या, और उसको sensible और कैसा witness समझा? Credible, imposing, concluding, conclusive और unlikely. So see, imposing होता है impressive, so impressive word is not suitable here, so option number 2 आपका eliminate हो गया. Conclusive हो गया. Conclusive means now the decision is to be made. Okay, यानी जो अब आपका केस है वो एंड होने तक है. Conclusive evidence कि इसके बाद कोई एविडेंस और नहीं है, सो दैट इज कंक्लूसिव. तो उसकी भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक सिर्फ एविडेंस के आधार पर उसके लिए एक ओपिनियन बनाई जा रही है कि उसके इस इंपॉर्टेंट एविडेंस के बाद मैंने पाया कि वो बहुत सेंसिबल एंड और कैसी विटनेस है. सो शी इज क्रेडिबल. क्रेडिबल इज द राइट ऑप्शन. क्रेडिबल का मीनिंग होता है रिलायबल, इस पर विश्वास किया जाता है, जा सकता है, यानी जो एविडेंस ये दे रही है उसको कंसीडर किया जा सकता है, उस पर रिलाई किया जा सकता है. सो द राइट आंसर इज क्रेडिबल. अनलाइकली, अनलाइकली मतलब जो मेल नहीं खा रहा है. ओके, सिमिलर नहीं है, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इट इज नॉट लाइक दैट, सो दैट इज अनलाइकली. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी क्रेडिबल. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 15 years बिफोर ही शिफ्टेड अब्रॉड. अब देखिए, अगर हमने टेंसेस अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत इजीली हमें ये क्वेश्चन समझ आएगा. ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 15 years बिफोर ही शिफ्टेड अब्रॉड. अब देखिए, फॉर द पास्ट 15 years, सो यू नो हम फॉर और सिंस का यूज कब करते हैं? जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तब हम यूज करते हैं कंटिन्यूटी के साथ हैज, सॉरी सिंस एंड फॉर का. ओके, लेकिन हमें एक और कंडीशन दी गई होती है. अब एक तो चीज यहाँ पे क्लियर है कि ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 15 years. फॉर यहाँ पर लगा है, सिंस या फॉर में से एक ऑप्शन यहाँ पे है, तो या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं. आगे हमने देखा बिफोर ही शिफ्टेड अब्रॉड, यानी अब्रॉड शिफ्ट होने से पहले, तो यानी समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, so it is what, it is past perfect continuous. okay, see आपका present perfect continuous नहीं है, past perfect continuous है. अब अगर past perfect continuous है, so we cannot use is living because it shows present continuous form, right? so यहाँ पे present continuity की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर past continuous की बात हो रही है. so for past continuous we use had been living. so he had been living in this house for the past 15 years before he shifted abroad. यानी अब्रॉड शिफ्ट होने से पहले पिछले 15 सालों से वो यहाँ इसी घर में रह रहे थे. So it is past perfect continuous. So the right option is your option number 3, had been living. was lived नहीं होगा, has been living present perfect नहीं होगा. The reason I told you कि क्यों नहीं होगा, because आगे हम already कुछ और बात कर रहे हैं कि before he shifted abroad यानी अब्रॉड शिफ्ट होने से पहले. आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर. शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क. अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं. ओके, सो सैड टू के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट और डज नॉट. जैसे शी सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट स्टॉप द वर्क. लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं, सो व्हाट डू वी डू, हम सेड टू को कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में, और डू नॉट और डज नॉट आपका कन्वर्ट हो जाता है नॉट टू में. ओके, सो इट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म. सो शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क. इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यानी नो इम्प्रूवमेंट. अब बाकी क्यों नहीं है? डोंट स्टॉप, आई टोल्ड यू, अगर ये ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्म में होता, टोल्ड की जगह यहाँ सेड टू होता, तो हम डू नॉट स्टॉप ही लिखते. लेकिन नॉट स्टॉप अकेले नहीं आएगा विदाउट डू डज.
ओके, नॉट स्टॉपिंग, कंटिन्यूटी की बात हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर हम एक किसकी बात कर रहे हैं, आपको एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और एक गिवन जो एक स्टेटमेंट किसी को बोला जा रहा है कुछ करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं. सो हियर द राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट. आंसर इज एब्सोल्यूट, सॉरी, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फाइन. शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क. आगे बढ़ते हैं हम आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने. Our neighbors threatens to call the police if we dash stop the noise. It is absolutely it is very simple. Why? Because it is already mentioned here, threatened, ed, yani second form of verb which is past. So our neighbor threatened to call the police if, अगर हम क्या नहीं करते, शोर मचाना बंद नहीं करते, तो हैजर्ड नहीं हो सकता बिकॉज इट इंडिकेट्स प्रेजेंट परफेक्ट. हैज नॉट, डोंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी पास्ट की बात हो रही है. haven't भी नहीं हो सकता बिकॉज hasn't and haven't both are related to present perfect. has singular के साथ and I we you they plural के साथ have, तो ये तो यूज होंगे ही नहीं because we are related to past. हमें यहाँ से पता लग गया है this is the second form of verb, so that means we are talking about past. Okay, so the right answer is option number 1, यानी कि didn't, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो डेंट, एंड कंप्लीट फॉर्म में आप इसको बोलते हो डिड नॉट. सो आवर नेबर्स थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, उन्होंने हमें धमकी दी पुलिस को बुलाने की अगर हम शोर मचाना बंद नहीं करते तो. और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. ही हैड हिज ओन लाइन ऑफ थिंकिंग and would defend his views with what? With conversion, conviction, conversation or convention. So what is the right option? आपका right option है इसका second question, conviction. So option number 2 इसका right answer है conviction. Conviction का मतलब होता है firm belief, firm faith अपनी opinions पे. Okay, so he had his own line of thinking, उसकी अपनी limitations थी अपनी सोच के लिए, and would defend his views, और हमेशा वो अपने विचारों को डिफेंड करता था, अपनी ओपिनियन को डिफेंड करता था विद कन्विक्शन. कन्विक्शन मतलब फर्म बिलीव, उसका विश्वास है, उसके कौन से सिद्धांत थे उन पर वो उनको डिफेंड किया करता था. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, कन्विक्शन. कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट समथिंग, सो ये यहाँ पर नहीं हो सकता. कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत, बातचीत विद his views with conversation नहीं यहाँ पर हो सकता, so it is the incorrect answer. कन्वेंशन होता है एक ट्रेडिशनल मैथड, एक यूजुअल सा मैथड जो किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए अपनाया जाता है, एक यूजुअल मैथड, दैट इज कन्वेंशन. सो हिज व्यूज, ही वुड डिफेंड हिज व्यूज विद कन्वेंशन. नो, अब अगर वो थोड़ा सा अलग सोचता है या अलग विचारधारा रखता है तो एक यूजुअल मेथड से तो हमेशा वो अपने विचारों को डिफेंड नहीं कर सकता. उसके पास कुछ उसके लिए फर्म बिलीफ होने चाहिए, कुछ अपने सिद्धांत होने चाहिए जिसके बेसिस पे वो कह सकता है कि मेरी सोच ये है या मेरी विचारधारा ये है या मेरी ओपिनियन ये है. सो द राइट ऑप्शन इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कन्विक्शन. ओके, सो ये था आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड ग्रामर के और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.